हम मजनू बनेंगे। कोई फंसाए, कोई गिराए, कोई करे बमबारी, बम के बेगम फाक में फंस गया भिखारी। बम बोले मैं भारत हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम खुला आकाश में। खुला आकाश यानी कि एक ऐसा मंच जहां हम बात करते हैं आपसे संबंधित, समाज से संबंधित, हम सबसे संबंधित। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की। जी हाँ, बात होगी महिलाओं की और बात होगी कि किस तरह आर्थिक सशक्तिकरण जो है वो समाज से किस तरह से संबंधित है और जो सामाजिक सशक्तिकरण है वो अर्थ से किस प्रकार से संबंधित है। इस विषय पे आज हमसे बात करने के लिए हमारे साथ एक साहित्यकार हमसे जुड़ी हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत मशहूर हैं और बहुत अच्छा लिखती भी हैं। महिलाओं की जो भावनाएं हैं उसको भी उकेरती हैं। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं श्रुतकीर्ति अग्रवाल जी का। मैम, बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। श्रुतकीर्ति जी बहुत सारी रचनाएं करती हैं और महिलाओं से संबंधित वो ऐसी रचनाएं करती हैं जिसमें वो बताती हैं कि किस तरह से महिलाएं जो पहले से बहुत ज्यादा परिपूर्ण हैं और वो पहले से सशक्त है, बस आवश्यकता है तो उनके अंदर जो प्रतिभा है, जो गुण है, उनको पहचानने की और साथ ही उसे निखारने की, बाहर निकालने की और एक क्षमता प्रदान करने की वो किस तरह से निर्णय ले सकती हैं। जी हाँ, हमेशा ही बातें होती हैं सशक्तिकरण की और हम सोचते हैं कि ये है क्या आखिर। क्या महिलाएं खुद में सशक्त नहीं हैं? क्या वो कमजोर हैं जो उन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता है? तो ये सारी बातें वहीं पे धरी की धरी रह जाती हैं, क्योंकि सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि हर चीज, हर पहलू, हर क्षेत्र से जुड़े निर्णय महिलाएं खुद ले सके। सिर्फ यही शक्ति उन्हें सशक्त बनाती है। तो मैम, जब बात होती है महिलाओं की और हम बहुत सारी बातें करते हैं सशक्तिकरण से संबंधित, आज हम विशेषकर बात करेंगे आर्थिक और सामाजिक। तो सबसे पहले बात यही कि आपके लिए सशक्तिकरण क्या है, आप उसे किस नजर से देखती हैं और साथ ही आप अपनी रचनाओं में उसे कैसे उभारती हैं? सशक्तिकरण का अर्थ है जागरूकता, कार्यशीलता और जैसा कि आपने कहा अपने निर्णय खुद ले सकने की क्षमता। अक्सर हमारे औरतों में आत्मविश्वास की कमी होती है, संभावनाएं बहुत हैं, आत्मविश्वास की कमी होती है जिसकी वजह से अपने निर्णय के लिए उनको किसी और पर डिपेंड करना पड़ता है। या हमारे समाज में कई बार औरतों को निर्णय लेने की इजाजत नहीं देते, बहुत सारा कुछ करते हैं औरतों के लिए लेकिन निर्णय उनका नहीं चलता है। तो हमें जरूरत है सशक्तिकरण के लिए कि औरतों को आत्मविश्वास मिले, अपनी भावनाएं, अपनी बात रखने का मौका मिले और अगर औरतें सशक्त होंगी, अगर घर के लोग सशक्त होंगे तो पूरा समाज सशक्त होगा। जी, और एक महिला ही है जो एक परिवार की, एक समाज की, एक राष्ट्र की धुरी होती है। वो एक ऐसा पहिया है जिसको अगर आप ऐसा सोचें कि इसको छोड़ के भी हम आगे बढ़ सकते हैं तो ये बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव सा ही है। कहते हैं ना मैम कि आप साहित्य से जुड़ी हैं और हम अक्सर हाँ सुनते हैं कि मर्द जो हैं वो अक्षर होते हैं और जब तक मात्राएं उसमें ना लगे, वो जो महिलाएं हैं वो मात्राएं हैं, तो उनको एक सही अर्थ प्रदान करने के लिए उनका होना उतना ही आवश्यक है। जब आपकी रचनाओं की बात आती है और उससे भी पहले जब आपकी बात आती है, जो आपका नाम है श्रुतकीर्ति, बहुत ही प्यारा नाम है और अक्सर हाँ हम इस तरह के नामों को बहुत कम सुनते हैं। तो आज मैंने यही सोचा था कि मैं आपसे पूछूंगी कि आप चूंकि खुद भी साहित्यकार हैं
तो आप हमें ये बताइए कि आपके नाम का जो अर्थ है वो क्या है, और आपका जो ये नाम है उसके लिए आप क्या सोचती हैं? श्वेता, मेरा नाम रामायण से लिया गया है और शत्रुघ्न जी की वाइफ का नाम श्रुतकीर्ति था, तो सीधा रामायण से आया है। बहुत खूबसूरत नाम है, हाँ उतना ज्यादा प्रचलित नहीं है। और जहां तक मेरे लेखन का सवाल है, जैसे कि बात आपने कहा, मेरे को सामाजिक परेशानियां बहुत ज्यादा हंट करती हैं। मेरे को लगता है कि मैं उन पर कुछ लिखूं, और जब आपने मेरे नाम की बात छेड़ी तो मैं अपनी एक रचना आपको सुनाती हूँ जो मैंने अपने नाम को लेकर लिखी हुई है जी। अकुलाई श्रुतकीर्ति, फिर पूछा हे शत्रुघ्न। अकुलाई श्रुतकीर्ति, फिर पूछा हे शत्रुघ्न, किसने विह्वल किया धरा को, कौन है वो कृतघ्न। जो आश्रय देती है प्राणी को, जिससे ये संसार गर्म हो रही दावानल सी, किसने किया प्रहार। क्या अग्नि और प्रदूषण दोगे संततियों को विरासत, क्यों दहन कर रहे उस माता को बैठे जिसके आंचल। कहें शत्रुघ्न पर क्या कहें, मुख मुद्रा हुई उदास, हर तरफ मचा है हाहाकार, बुझती ही नहीं है प्यास। कलयुग ने हर लिया बुद्धि को, लालच का साम्राज्य, अधकचरा विज्ञान हरसता, अधकचरा विज्ञान हरसता, लालच पैसे का राज। कहीं गर्व से माथ उठाएं अट्टालिकाएं मुस्कुराती, सड़कों और पुलों के नीचे दब हरियाली कसमसाती। काट दिए सब वन जंगल जिसमें विचरे थे राम कभी, अब कहाँ बचे वो वृक्ष विटप, अब कहाँ बचे वो वृक्ष विटप, बस जलता है उद्दाम रवि। हैं सूख रही नदियां देखो प्राण त्यागते पशु पक्षी, हैं सूख रही नदियां देखो प्राण त्यागते पशु पक्षी। लड़ मरेगा एक दिन मानव भी, बन जाए कहीं ना आदम भक्षी। स्वार्थ के आगे तुच्छ सभी कुछ, दूर दृष्टि जब मरती है, जब विनाश की आहट होती पहले बुद्धि बिगड़ती है, जब विनाश की आहट होती पहले बुद्धि बिगड़ती है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन प्रस्तुति, और शब्दों का चुनाव इतना बेहतर कि एक एक शब्द उस स्थिति का बयान कर रहे थे जिससे हम गुजर रहे हैं और जिस युग में हम जी रहे हैं। आपने अपने नाम के अर्थ के साथ हमें इतनी अच्छी कविता भी सुनाई, इसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। मैम, जब हम बात करते हैं सशक्तिकरण की, तो शिक्षा की जो उसमें भूमिका है वो सबसे ज्यादा आवश्यक है, और आप खुद भी बहुत शिक्षित हैं, तो आप इसको और बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। तो हमारे दर्शकों को आप अपने अनुभव से क्या समझाना चाहेंगी? शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, और शिक्षा के साथ साथ आर्थिक स्वावलंबन भी बहुत जरूरी है, तभी सशक्तिकरण हो सकता है। अगर आप किसी के सामने हाथ फैला के बैठे हुए हैं तो किसी भी हालत में आप सशक्त नहीं हो सकते, आपको सामने वाले की बात माननी ही पड़ेगी, और वही शिक्षा है। शिक्षा हमको आत्मविश्वास देती है, हमको समय से के साथ चलने की, जागरूकता की के लेसन्स पढ़ाती है, हमको बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि देखिए, अगर हम सिर्फ आर्थिक स्वावलंबन की बात करें तो हमारे एक वर्ग जरूर ऐसा है जो कि आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिसके हाथ में पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो जिस शोशाबाजी में, जिन पार्टीज में, जिन चीजों में बिजी है, शायद वो सशक्तिकरण का रास्ता नहीं है। उनको जरूरत है एक सही रास्ते पर जाने की, समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ सोचने की, जिसका आजकल थोड़ा अभाव दिखाई पड़ता है। तो हमें शिक्षा वो नजरिया देती है, वो जागरूकता देती है, वो इंफॉर्मेशन देती है कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, और उसके हिसाब से हम अपने समाज का, पूरे समाज का सशक्तिकरण कैसे कर सकते हैं, समाज में रहने वाले लोगों का सशक्तिकरण कैसे कर सकते हैं। जी, यानी शिक्षा हो और शिक्षा सही मायने में हो, उसमें फर्क नजर आए कि आप साक्षर हैं या शिक्षित हैं, दोनों में बहुत का अंतर होता है। तो ना सिर्फ साक्षर बनिए, शिक्षित भी बनिए, और अपने साथ साथ जो आपके समाज के कमजोर तबके के लोग हैं, वर्ग है, उनको भी साथ लेके चलिए, ताकि पूरा समाज ही अच्छा बन सके, सक्षम बन सके, सशक्त बन सके। मैम, आर्थिक
सशक्तिकरण की बात आपने कही और बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर हम आर्थिक रूप से ही स्वावलंबी नहीं बनते हैं तो हमें किसी के सामने तो जरूर कहीं ना कहीं अपने स्वाभिमान को कम करके झुकना होगा। तो जब अर्थ की बात आती है तो फिर वही बात आ जाती है कि सामाजिक सशक्तिकरण पहले आवश्यक है, क्योंकि हमारा समाज ही है जो कहीं ना कहीं आज भी रोकता है लड़कियों को आगे बढ़ने से। तो ये जो सामाजिक सशक्तिकरण है उसकी क्या भूमिका है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए? देखिए, आर्थिक सशक्तिकरण कितना अर्थ चाहिए। मैं देखती हूँ कभी कहीं एक सिलाई मशीन या एक ठेला या एक छोटे से जॉब के साथ किसी औरत को इतना ज्यादा सशक्त कर सकता है, सितारे अंदर से शारीरिक और मानसिक यातनाएं भुगत सिर्फ आत्मविश्वास से ही आ सकता है। और एक आत्मविश्वासी व्यक्ति अपने आसपास के सभी लोगों का भला सोचता है, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का लगातार सशक्तिकरण करता है। जी, यानी हमें सबके साथ मिलके चलना चाहिए और अगर हम खुद सक्षम हैं तो हम दूसरों को भी सक्षम बना ही सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अर्थ के रूप में बहुत अच्छी बात मैम ने ये भी कही कि हमें ये समझ होनी चाहिए कि हम कहाँ पे जो अपनी आर्थिक राशि है या जो हमारी संपत्ति है उसको हम किस तरह से कहाँ खर्च करें ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ न कुछ कर सके। तो जब अर्थ की बात होती है मैम तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं परिवार की भी, उस समाज की जिस समाज में बहुत दिनों तक, अभी हम हालिया उदाहरण भी ले सकते हैं या अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे यह समझा जाता है जो स्त्री का जो काम है वो घर में रहना, बच्चों को संभालना, परिवार को संभालना है और आर्थिक उपार्जन जो है वो पुरुष ही करेंगे। तो ये मानसिकता बहुत बदली है, लेकिन अभी और इससे कितने बदलने की आवश्यकता है? हाँ, बदली है और हमारी अगली पीढ़ी जो है ये कई बार लड़के लड़कियों में उतना भेद नहीं कर रही है। हमारी बेटियां पढ़ रही हैं, हमारी बेटियां आगे जा रही हैं, लेकिन और हमारी एक पूरी जनरेशन अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है। लेकिन मैं आपको पिछला डाटा बताती हूं, पूरी दुनिया में किसी भी व्यवसाय में या किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में महिला सीईओ की संख्या सिर्फ 5% है। हमारे देश में पहले भी बहुत सशक्त महिलाएं हुई हैं, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने अपने क्षेत्र में, लेकिन प्रतिशत शायद इतना ही था उन लोगों का। तो इस प्रतिशत को बढ़ाना है। हमारी जो आगामी पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा सचेत है, उनके पास सुविधाएं भी बहुत ज्यादा है, इंटरनेट जैसे माध्यम उनके सामने है, उनके फिंगर टिप पर है सारी जानकारी, सारा बहुत कुछ, और उनको उसको आगे ले जाना है। तो भविष्य के प्रति हम आशान्वित हैं और लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। बहुत काम करना बाकी है और कहते हैं ना कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लिप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लिप। सोने से पहले बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है और वहां तक पहुंचना है जहां से हमें पीछे मुड़ कर देखने की जरूरत ना हो। मैम, जब आपकी बात करते हैं हम आपके अनुभव देखते हैं, आप खुद भी अपने आप में बहुत सशक्त हैं और आपकी रचनाएं भी उनको व्यक्त करती हैं। तो आप अपनी रचनाओं के जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण को कैसे दर्शाती हैं? तो मैं आपको अपनी एक रचना सुनाती हूँ, मुट्ठी भर धूप। ये महिलाओं के सशक्तिकरण पर ही है, लेकिन सशक्तिकरण की परिभाषा थोड़ी बदल गई है। जी। मुट्ठी भर धूप। विदिशा के घर लौटने की आहट मिलते ही काम वाली बाई रुकिया जल्दी से सुमित्रा के घर से निकलकर उसके फ्लैट में चली आई। बड़े अच्छे मूड में थी वह, गहरी मुस्कान, होठों पर गुनगुनाहट और चाल में हल्की सी थिरकन। थकी मांदी विदिशा उसकी खुशी देखकर पता नहीं क्यों थोड़ा सा जलन महसूस करने लगी। आज इतनी देर? मेरे फ्लैट की चाबी तो तुम्हारे पास है ही ना, तो मेरे आने के पहले कम से कम सफाई का काम तो तुम पूरा कर ही सकती थी। वो सुमित्रा मैडम है ना, पूछिए मत, हर समय नाचती रहती हैं। आज तो मेरा ही हाथ पकड़कर नाचने लगी। फिर हमको भी बड़ा मजा आने लगा। शर्माती सी रुकिया अपने ही मुंह से निकली बात से अचकचा सी गई और सफाई देने लगी। आपको तो पता ही है, उनको डांस करने का बहुत शौक है, हर मौके पर नाचती रहती हैं। गजब का लोच है उनके बदन में। विदिशा ने मुंह बिचका दिया
वो इन अनपढ़ औरतों की तरह खाली थोड़े ना है। उसे फुर्सत ही कहाँ है कि आस पड़ोस वालों के बारे में पता करती फिरे। पर कुछ था जो मन को कचोट रहा था। सिर को पीछे झटकते हुए बोली, सब समय समय की बात है। कभी हमारा ठहाका भी कॉलेज भर में प्रसिद्ध था, अब देखो एक मुस्कुराहट को भी मन तरस जाता है। बगल वाले फ्लैट से अभी भी म्यूजिक की तेज आवाज आ रही थी। कितना नाचेगी ये? शादी पार्टी तो चलो ठीक है, सभी डांस करते हैं आजकल, पर ये तो कभी स्कूल के बच्चों को सिखा रही होती है तो कभी कॉलोनी के फंक्शन में नाचती दिखती है। क्या है ये? किसी किसी को ईश्वर इतना सुख, इतनी फुर्सत दे देते हैं कि वो उन्मत्त होकर नाचता ही फिरे। इधर विदिशा के पास मुस्कान की छोटी सी भी वजह नहीं। 4:30 बजे सुबह बिस्तर छोड़ देती है। दोनों बच्चों को तैयार कर, उनका, पतिदेव का और अपना टिफिन तैयार कर ऑफिस के लिए 8:30 की बस पकड़नी पड़ती है उसे। घर का काम, बच्चों की पढ़ाई, इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद वह क्या करे यदि उन दोनों की तनख्वाह का एक बहुत बड़ा हिस्सा इतनी सारी EMI भरने में कट जाए और घर गृहस्थी के बेहद जरूरी खर्चों में कटौती करने की मजबूरी हर समय बनी रहे। बिजली बिल, स्कूल का फीस, पेट्रोल के दाम, महंगे होते समाज, सब्जियां और अनाज, तिस पर से कपड़े, जूतों और गहनों से सजे आकर्षक बाजार सबसे पहले इंसान की मुस्कान छीनते हैं, फिर दिल का सुकून और फिर उसे रोबोट बनाकर छोड़ देते हैं। ईश्वर किस्मत देता है तभी तो इंसान नाचे गाएगा। न बाल न बच्चा, सुना है नौकरी तक नहीं करती। आराम वाली जिंदगी है भाई। दिल की जलन आखिर होठों पर आ ही गई, पर उसकी ये बात रुकिया को पसंद नहीं आई। बांझ थोड़े ना है, बच्चा है, पर भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखने में कंजूसी कर दी है। बीमार पैदा हुआ था, सुनने समझने में दिक्कत होती है, दिमाग थोड़ा कम विकसित है शायद। चौंक गई थी विदिशा। इकलौती संतान और वह भी ऐसी। उसके बच्चों का एक नंबर भी कम हो जाता है तो वो तनाव में आ जाती है कि क्या होगा इनका भविष्य। इतने प्रतियोगिता भरे संसार में अपनी जगह कैसे बनाएंगे ये? पर सुमित्रा क्या सोचती होगी भला? उसके समक्ष तो भविष्य के नाम पर एक स्याह पर्दा पड़ा हुआ है। ऐसी जिंदगी से तो मृत्यु ही भली है शायद। बहुत नहीं सोचती सुमित्रा भाभी, खूब खुश रहती हैं और उनका बेटा हमेशा हंसता खिलखिलाता रहता है। बड़ा टीवी गाड़ी नहीं है, सादा खाना बनाती हैं और नाचती गाती रहती हैं। कहती हैं जिसने जन्म दिया है फिक्र भी वही करेगा, कल की चिंता में आज को क्यों बिगाड़ूं। सारे समीकरण अचानक उल्टे पुल्टे से क्यों हुए जा रहे हैं? परेशान सी विदिशा फटी फटी आंखों से रुकिया का चेहरा देख रही थी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बेहतरीन प्रस्तुति। और इस तरह की कहानी जो हर दूसरे इंसान से आज के दौर में जुड़ी है, क्योंकि हम सब कोई इस समाज में इसी उधेड़बुन में लगे हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसके पीछे दौड़ रहे हैं, ये पता ही नहीं है। जो वास्तविक खुशी है उससे तो दूर होते जा ही रहे हैं, साथ ही जो सुख हमें अभी पर्याप्त मात्रा में मिल रही है उससे भी वंचित होकर हम भविष्य की तरफ ही दौड़ते जा रहे हैं। इस बात को, इस अभिव्यक्ति को क्या बेहतरीन तरीके से इन्होंने इस कहानी में अभिव्यक्त किया है। और जो आपके पात्र थे जिसका आपने चुनाव किया वो भी इतने बेहतरीन कि लग रहा है जैसे हम अपने आसपास की किसी कहानी को देख रहे हैं या उसमें से एक पात्र हम भी हैं। तो एक यही सोच हो गई है हमारी। और जब भी हम बात करते हैं महिलाओं की और उनको सक्षम और ज्यादा सशक्त बनाने की, तो क्या मैम आपको लगता है कि ये एक सोच जो है वो कहीं ना कहीं बाधक है? हाँ, देखिए श्वेता, कहानियां हमेशा हमारे आसपास से ही उठती हैं। कहानियां हर तरफ बिखरी हुई हैं, हर चेहरे पर लिखी हुई हैं। हर वो पल जो बीत गया कहानी बन जाता है। सो कहानियां हर तरफ हैं, उनको चुनने को, उनको महसूस करने की जरूरत होती है। और ये सही बात है कि एक अंधी दौड़ में आदमी इस समय फंसा हुआ है। हमारे चारों तरफ एक आभासी दुनिया फैली हुई है जो हमारी हर भावना को, हर सोच को प्रभावित कर रही है। आज के दिन हम क्या खाएंगे बाजार तय करता है,
बाजार तय करता है उस होटल का खाना अच्छा है, उस होटल का खाना अच्छा है, और हम अपनी रसोई कहीं पर भूल जाते हैं, या हमारे बच्चे कितना भी अच्छा बना दो वो होटल्स का ही गुण गाते रहते हैं, जो कई बार काफी सड़ा गला खाना हमको परोसता है। हम कहाँ घूमने जाएंगे ये भी बाजार तय करने लगा है। इतने सारे प्रलोभन वहां पर आपके लिए बिखरे हुए हैं कि आप वहां जाते हैं, वहां की परेशानियां भूल जाते हैं, आप वहां की अच्छी अच्छी चीजें नहीं देखते, वही देखते हैं जो आपको बाजार दिखाता है। ये बाजार तय कर रहा है कि आप क्या कपड़े पहनेंगे, वो फैशन तय करता है, वो आपकी वेशभूषा तय करता है, और हर चीज आपको फिंगर टिप्स पे देने का वादा करता है। आज आपको सुंदर लगने का मन है, आपके पास उसके लिए सब कुछ उपस्थित है। आज आपको शांत होने का मन है, आपके पास उसके लिए सब कुछ फिंगर टिप्स पे आपके फोन पर उपस्थित है। लेकिन क्या इससे सच्ची खुशी मिल रही है? क्या हम वो कर पा रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, या कोई और शोध कर रहा है इस बात को तय करने के लिए कि हमको क्या चाहिए? कहीं पर हमें इस पर भी सोचना ही पड़ेगा। जी, जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जा रहे हैं, जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो मेंटल पीस है उसको छोड़ते जा रहे हैं। तो बढ़िए, एआई की तरफ भी बढ़िए, लेकिन साथ में जो आपका और आपके दिमाग की जो मानसिक शांति है उसको कहीं मत छोड़िए, साथ में लेके चलिए। और जैसा कि मैम ने बताया कि बाजार को ये हक मत दीजिए कि वो आपका जीवन और आपकी जो जीवन शैली है उसको तय करे, वो आप खुद तय कीजिए। दूसरों को देख कर ना तय करे, अपनी खुशी किस चीज में है इसका ज्यादा ध्यान रखें। बात हम कर रहे हैं मैम महिलाओं की, और सामाजिक सशक्तिकरण की भी बात हुई है। तो एक परिवार की जो भूमिका है वो महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए बेहद आवश्यक है। आपके खुद के जीवन के भी अनुभव ऐसा बताते होंगे। तो परिवार की जो भूमिका है इस पे थोड़ी आप जरूर बात करें और अपने अनुभव इसमें जरूर जोड़ें। जैसा कि मैंने आपसे कहा, एक अंधी दौड़ में पूरी दुनिया भागती जा रही है। अगर सुकून के पल इंसान के स्वभाव में लाने हैं तो इसकी धुरी सिर्फ परिवार है। अगर हमें अपने परिवार में ऐसी शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जो है हम उसमें संतुष्ट रहना सीख लें, हम उसके अंदर जीना सीख लें, तो बहुत बार बहुत सारी परेशानियों से का हल वहीं पर मिल जाता है। तो परिवार वो पहली धुरी है जो किसी बच्चे को शिक्षित करती है। ये मानती हूं मैं कि बाहर बहुत सारे प्रलोभन हैं, बहुत सारी चीजें किसी भी इंसान को बनने में, उसके स्वभाव को गढ़ने में वो करती हैं, प्रभावित करती हैं, लेकिन परिवार के संस्कार कहीं अंदर में होते ही होते हैं जो कि समय पर बहुत काम आते हैं। आज भी जब तकलीफ होती है तो मुंह से पहला वर्ड अपनी माँ का निकलता है, अपनी आई का निकलता है। तो अंदर में, हमारे संस्कारों में, हमारे मन के अंदर में हमारा परिवार, हमारी परवरिश, हमारा सोच कभी चेंज नहीं होता, वो होता ही होता है। जी, और अगर परिवार का साथ मिले, आपको उनका सपोर्ट मिले, तो कोई ताकत नहीं है दुनिया की जो आपको पीछे रख सकती है। आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। वो महिला हो, पुरुष हो, जो भी पीछे छूट जाते हैं, परिवार अगर उनको साथ लेके आगे जाता है तो वो बहुत आगे तक निकलते जाते हैं। और महिलाओं से संबंधित जब हम बात परिवार को लेकर भी करते हैं मैम, तो जिस दौर से हम सब गुजरते हैं कि एक अवस्था आती है जब हमें चुनना होता है कि हम क्या चुने, परिवार या हमारा करियर। बहुत कम ही लोग इतने भाग्यशाली होते हैं जो दोनों में बैलेंस बनाते हैं, संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब आपको ये चुनने की बारी आती है तो उस वक्त जो हमारी सोच है वो क्या होनी चाहिए, और किस प्रकार से हमें यह निर्णय लेना चाहिए कि हमें क्या चुनना ज्यादा आवश्यक है? करियर हमारे व्यक्तित्व को बनाता है। ये सही बात है कि हम औरतें हमेशा अपने परिवार को और अपने बच्चों को गढ़ने में अपने व्यक्तित्व को दांव पर लगा देती हैं, लेकिन शायद ये बहुत जरूरी नहीं है। एक बीच में एक पतली सी महीन रेखा होती है जिसको पहचानना होगा और जिसके साथ चलना होगा, जिस पर चलना होगा कि दोनों तरफ बैलेंस बन सके। अगर मान लीजिए आप पूरे दिन ऑफिस नहीं कर सकती हैं और आपको किसी ऐसी परिस्थिति में अपने घर में बैठना पड़ रहा है, तो भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं कि आप अपनी प्रतिभा को मरने ना दें। और
अगर आप रेगुलर ऑफिस जा रहे हैं, रेगुलर आप कोई काम कर रही हैं, तो और लोग भी, घर के लोग भी ये समझते हैं या उनको समझना चाहिए कि आपकी पेशेगत मजबूरियां क्या हैं। उनके भी साथ की बहुत जरूरत होती है और ये परिवार में एक बॉन्डिंग होती है जो एक दूसरे को समझना पड़ता है और समझने से ही सब कुछ खूबसूरती से आगे जा सकता है। जी, और ये भी आपने बहुत सही बात कही कि अगर वो महीन रेखा जिस पे हमें संतुलन बनाना है वो अगर हम बना लेते हैं तो हम दोनों मेंटेन कर सकते हैं। जी, और अगर हमें आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं हमें हर क्षेत्र को, हर अपने जीवन के जो अलग अलग तत्व हैं या अलग अलग क्षेत्र हैं, सबको साथ लेके चलने की आवश्यकता होती है। और संतुलन बनाने के लिए हमें बेहद महीन रेखा मिलती है, उसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, सबके अपने अपने दायरे हैं। मैम, बात महिलाओं की हो रही है और आपकी रचनाओं की हो रही है, तो कार्यक्रम इससे पहले कि समाप्ति की ओर बढ़े, आपकी एक और रचना हम जरूर सुनना चाहेंगे। ठीक है, मैं अपनी एक कविता आपको सुनाती हूँ। ध्यान से देखिए श्वेता, तो हमारे चारों तरफ कितनी सारी विस्मयकारी घटनाएं घट रही हैं, लगातार घट रही हैं, जिन पर कई बार हम ध्यान भी नहीं देते। आप देखिए, बचपना, युवावस्था, वृद्धावस्था, क्या ये चमत्कार जैसा नहीं है? कहीं ठाठे मारता समुंदर होता है, कहीं पर्वत आसमान को छू रहे होते हैं, कहीं धूप निकली होती है, कहीं ठंड पड़ रही होती है। एक ही समय में अलग अलग जगह अलग अलग मौसम होता है। तो देह विन्यास एक जैसा होता है, मगर इतने सारे लोग, इतने सारे चेहरे, इतनी सारी सोच, क्या इसको देखकर आश्चर्य नहीं होता? मुझे होता है। जी बिल्कुल, तो मैं प्रकृति का ही एक करिश्मा ही तो है। मैं एक रचना सुना रही हूँ। नन्हा बिरवा कब वृक्ष बन गया, नन्हा बिरवा कब वृक्ष बन गया, कैसे उपवन में फूल खिला, क्यों है इतना गर्वोन्मत्त सागर, कैसे बनी कठिन कठोर शिला, युगों के उद्यम से भी ना सुलझी पहेली सी प्रकृति विस्मयकारी, रंग रूप जुदा हर सोच अलग, फिर भी हर मनुज समान मिला, कोई रंग नहीं छोड़ा हर भाव तूलिका पकड़ रही, संपूर्ण चित्र सा ये ब्रह्मांड प्रभु की कलाकारी अनवरत रही, जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम दिखता उसकी भी शक्ति सदा सीमित, ऐसा अद्भुत संतुलन साधा, ऐसा अद्भुत संतुलन साधा, हर एक जर्रे को अहमियत मिली, वक्त न जाने कब चुपचाप लिखता है इबारत चेहरों पर, सब कुछ अनदेखा कर इंसान क्यों हरदम मरता मोहरों पर, दंभ अभिमान के पंख में फंसना हरदम नए सिरे से, जबकि सत्य तो न जाने कब से उद्धृत है ग्रंथों और धरोहरों पर। हमारे ऋषि मुनियों ने काफी काम किया है, लेकिन मैंने देखा है हर युग की शिक्षा आगे आने वाला युग भूल जाता है और फिर वही गलतियां हम दोहराते हैं, फिर उसी सत्य को उद्भासित करते हैं और फिर वही स्ट्रगल करते हैं। तो दंभ अभिमान के पंख में फंसना हरदम नए सिरे से, जबकि सत्य तो न जाने कब से उद्धृत है ग्रंथों और धरोहरों पर। शरणागत उस महाशक्ति के बस गीत उसी के गाना है, सदकर्मों सदविचारों के अर्घ्य से हर पल उसे रिझाना है। आलोकित यदि पथ हो जाए परमात्मा के ज्ञान प्रकाश से, दुरूह दुर्बोध और क्लिष्ट ये जीवन अति सरल हो जाना है, दुरूह दुर्बोध और क्लिष्ट ये जीवन अति सरल हो जाना है। क्या कहूं आपकी कविताओं के लिए और आपकी जो अभिव्यक्तियां हैं उसके लिए। आप उन चीजों को छूती हैं, आपकी रचनाएं उन चीजों को बताती हैं जिसके बारे में शायद हम सब जानते हैं और दिमाग में कहीं ना कहीं होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, हम वो समझ नहीं पाते। और न सिर्फ आपकी रचनाएं प्रेरणादायक है, बल्कि वो लोगों को उस चीज से रूबरू भी करवाती है जिसको हम लोग कहीं ना कहीं पीछे छोड़ आए हैं। तो बहुत अच्छी पंक्तियां और बहुत अच्छी अभिव्यक्ति। आपने बताया कि किस तरह से हम बार बार उसी चीजों को दोहराते हैं और वही गलतियां करते हैं जो हम पहले भी कर आए हैं, और इस चक्कर में क्या होता है कि हम पीछे छूट जाते हैं।
तो ये गलतियां हमसे ना हो, हम भविष्य देख सके, हम अपना इतिहास साथ लेकर चल सके, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे को लगता है कि हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हम अपने आप को दायरों में बांधते जाते हैं। आप एक बच्चे को देखिए, बच्चा कभी बोर होने की शिकायत नहीं करता, वो हर चीज को बहुत उत्सुकता से देख रहा होता है, हर चीज को। तो हम अपने आप को क्यों दायरों में बांधते हैं? हर चीज को जानिए, समझिए। क्यों हम कहते हैं हमें कंप्यूटर नहीं आएगा, क्यों हम कहते हैं हमें कोई और चीज नहीं आएगा? हर चीज को सीखने की कोशिश कीजिए। बहुत विशाल दुनिया है, बहुत कुछ है और बहुत सारे रास्ते खुलेंगे अगर आप अपने लिए खोजेंगे तो। जी, आपको अपने ऊपर खुद काम करना पड़ेगा। जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुई और हमें इतनी अच्छी रचनाओं से अवगत कराया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। तो खुला आकाश में आगे आप क्या देखना पसंद करेंगे, हमें जरूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम खुला आकाश, निदेशक दूरदर्शन केंद्र पटना, डीडी बिहार, फ्रेजर रोड, पटना 800001। साथ ही हमारी ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। आया समय, उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आजादी की नींव खुदी है, प्रगति का पत्थर भरना है। आज के लिए खुला आकाश की पूरी टीम को दीजिए विदा। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम न्यू इंडिया। दर्शकों, किसी भी देश का भविष्य उस देश का युवा तय करता है, इसलिए सरकार के सामने युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना एक अहम चुनौती भी है और एक बड़ी जिम्मेदारी भी। देश के युवाओं को प्रशिक्षित करने और उन्हें रोजगार देने के उद्देश्य से साल 2015 में एक जन कल्याणकारी